दोस्तों, जरा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, रात का वक्त है। विशाखापट्टनम का समंदर एकदम शांत है। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लहरें किनारे से टकरा रही हैं, ठंडी हवा चल रही है। लेकिन उस रात उस खामोश पानी के सैकड़ों फीट नीचे एक बहुत ही भयानक खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें हारने वाले को सेकंड चांस नहीं मिलता। पानी के नीचे अंधेरे में एक मॉन्स्टर छिपा हुआ था। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस सबमरीन PNS गाजी। उसका मिशन इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बॉर्डर पर गोलाबारी करना नहीं था। उसका मिशन था इंडिया के गुरूर, इंडियन नेवी के सबसे बड़े जंगी जहाज INS विक्रांत को समंदर की कब्र में दफन करना। सोचो, अगर उस रात गाजी अपने मिशन में कामयाब हो जाता तो क्या होता? मैं बताता हूं क्या होता। आज बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं होता। 1971 की वो ऐतिहासिक जीत शायद एक शर्मनाक हार में बदल जाती। लेकिन पाकिस्तान एक चीज भूल गया था, जंग सिर्फ बारूद से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। इंडियन नेवी के कुछ जांबाज ऑफिसर्स ने पानी के ऊपर बैठकर एक ऐसा मास्टर ट्रैप बुना, एक ऐसा जाल बिछाया कि शिकारी खुद शिकार बन गया। आज की वीडियो में मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो हिस्ट्री की किताबों में अक्सर सिर्फ एक पैराग्राफ में निपटा दी जाती है, लेकिन असल में ये 1971 की जीत की सबसे बड़ी वजह थी। ये कहानी है द गाजी अटैक की। कहानी शुरू होती है 1971 के उस दौर से जब इंडिया के लिए हालात बहुत नाजुक थे। एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जल रहा था। वहां की पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोगों पर इतना जुल्म कर रही थी कि लाखों रेफ्यूजीज अपनी जान बचाने इंडिया भाग रहे थे। आंकड़े कहते हैं कि करीब 9 मिलियन लोग इंडिया आ चुके थे। इंडिया पर प्रेशर बढ़ रहा था। अगर पाकिस्तान को नहीं रोका जाता तो इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाती। लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसका देश 2 टुकड़ों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में था इंडिया। अगर वेस्ट पाकिस्तान को अपनी फौज और हथियार ईस्ट पाकिस्तान भेजने थे तो उन्हें सी रूट से होकर गुजरना पड़ता था। इंडियन नेवी ने ठान लिया था कि हम समंदर को ब्लॉक कर देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अगर सप्लाई ही नहीं पहुंचेगी तो पाकिस्तानी आर्मी लड़ेगी कैसे? और इस नेवल ब्लॉकेड का सबसे बड़ा हीरो था हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। विक्रांत समंदर का बादशाह था, एक चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन। पाकिस्तान के जनरल्स को पसीना आ जाता था विक्रांत का नाम सुनकर। उन्हें पता था कि जब तक विक्रांत पानी के ऊपर तैर रहा है, ईस्ट पाकिस्तान को बचाना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, यहां एक ट्विस्ट था। उस वक्त दुनिया को लग रहा था कि इंडिया बहुत ताकतवर है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असली बात यह थी कि उस समय हमारा शेर यानी INS विक्रांत घायल था। जी हां, विक्रांत के बॉयलर्स में क्रैक आ चुके थे। उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई थी। वो अपनी फुल स्पीड पर चल ही नहीं सकता था। अगर उस हालत में किसी ने उस पर हमला कर दिया होता तो विक्रांत अपना बचाव भी नहीं कर पाता। वो एक सिटिंग डक की तरह था। और पाकिस्तान इसी मौके की ताक में था। पाकिस्तान के पास विक्रांत का मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा जहाज तो नहीं था, लेकिन उनके पास एक साइलेंट किलर था। अमेरिका से लीज पर ली गई एक हाईटेक सबमरीन PNS गाजी। गाजी उस जमाने की बीस्ट थी। उसकी रेंज 11,000 माइल्स थी, यानी वो कराची से निकलकर पूरे इंडिया का चक्कर लगाकर बे ऑफ बंगाल में हमला करके वापस भी जा सकती थी। और सबसे डरावनी बात, वो इतनी साइलेंट थी कि उसे सोनार पर पकड़ना बहुत मुश्किल था। 14 नवंबर 1971, कराची हार्बर। रात के अंधेरे में गाजी चुपचाप निकलती है। उसके कैप्टन जफर मोहम्मद खान को एक सील्ड एनवेलप दिया जाता है, एक ऐसा लिफाफा जो सिर्फ समंदर के बीच में खुलेगा। जब वो गहरे पानी में पहुंचे और लिफाफा खोला गया तो उसमें साफ लिखा था, टारगेट INS विक्रांत, मिशन सिंक इट एट ऑल कॉस्ट्स। गाजी निकल चुकी थी, एक अदृश्य मौत की तरह। इंडिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, या शायद पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था। लेकिन यहां एंट्री होती है इंडिया के असली हीरोज की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और नेवी इंटेलिजेंस की। कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। पाकिस्तान ने भी एक गलती कर दी। रॉ के एजेंट्स ने एक कोडेड मैसेज इंटरसेप्ट किया। मैसेज चिट्टागोंग पोर्ट ईस्ट पाकिस्तान के लिए था। उसमें लिखा था कि एक स्पेशल ग्रेड ऑयल का इंतजाम करके रखो। अब आप सोचेंगे तेल ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है?
बड़ी बात ये थी दोस्तों कि वो तेल सिर्फ और सिर्फ सबमरीन्स के इंजन में यूज होता है और पाकिस्तान की छोटी सबमरीन्स वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। बस ये एक क्लू काफी था। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल नंदा और वाइस एडमिरल कृष्णन समझ गए कि आईएनएस विक्रांत पर हमला होने वाला है और आईएनएस विक्रांत इस वक्त डेंजर में है। अब सिचुएशन ये थी कि एक तरफ गाजी जो विक्रांत को ढूंढ रही है, दूसरी तरफ विक्रांत जो खराब हालत में है और लड़ नहीं सकता। अगर गाजी को पता चल जाता कि विक्रांत कहां है तो गेम ओवर था। तो अब क्या करें? विक्रांत को कहां छुपाएं? वाइस एडमिरल कृष्णन ने यहां एक ऐसा माइंड गेम खेला जो आज भी मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा, हम विक्रांत को छिपाएंगे नहीं, हम गाजी को बुलाएंगे, लेकिन वहां नहीं जहां विक्रांत है। उन्होंने चुपचाप एकदम सीक्रेटली असली आईएनएस विक्रांत को मद्रास से हटाकर अंडमान निकोबार के एक अनजान आइलैंड के पास भेज दिया, घने जंगलों के बीच पानी की एक खाड़ी में। वहां वो सेफ था। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था गाजी को यह यकीन दिलाना कि विक्रांत विशाखापट्टनम में है। क्यों? क्योंकि विशाखापट्टनम का पोर्ट उथला था, वहां ट्रैप बिछाना आसान था। तो नेवी ने शुरू किया ऑपरेशन डिसेप्शन। यह सुनिए, आपको मजा आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया। नेवी ने विशाखापट्टनम से धड़ाधड़ रेडियो मैसेजेस भेजना शुरू किए, जानबूझकर ऐसे चैनल्स पर जिन्हें पाकिस्तान सुन सके। मैसेजेस क्या थे? हेलो, विक्रांत के सेलर्स की छुट्टी कैंसिल कर दो, विक्रांत के लिए स्पेयर पार्ट्स तैयार रखो। पाकिस्तानी स्पाइज ये सब सुन रहे थे और खुश हो रहे थे। द वेजिटेबल ट्रिक, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। नेवी ने विशाखापट्टनम के लोकल मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या था? हजारों किलो मीट, ताजी वेजिटेबल्स और हजारों एग्स। अब आप ही सोचिए, इतना राशन कौन खाएगा? कोई छोटा मोटा जहाज तो नहीं खा सकता। इतना खाना सिर्फ एक ही जहाज के लिए हो सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। यह खबर विशाखापट्टनम के बाजारों से होती हुई पाकिस्तानी स्पाइस तक पहुंची और वहां से सीधा कराची हेडक्वार्टर्स। पाकिस्तान को लगा कंफर्म हो गया, विक्रांत विशाखापट्टनम में है। उधर समंदर के नीचे गाजी मद्रास के पास भटक रही थी। तभी उसे कराची से ऑर्डर मिलता है, इंटेलिजेंस कंफर्म्स विक्रांत इज इन विशाखापट्टनम, गो एंड डिस्ट्रॉय इट। जाल बिछाया जा चुका था और मछली जाल की तरफ बढ़ रही थी। गाजी विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी एक खतरा था। अगर गाजी वहां पहुंचती और देखती कि पोर्ट खाली है तो वो समझ जाती कि यह धोखा है। वहां किसी का होना जरूरी था, किसी ऐसे जहाज का जो विक्रांत जैसा शोर मचा सके। इस काम के लिए चुना गया आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत एक बूढ़ा रिटायर होने वाला जहाज था। वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का डिस्ट्रॉयर था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे कबाड़ में भेजा जाने वाला था। लेकिन उस रात उस बूढ़े जहाज को एक आखिरी और सबसे खतरनाक मिशन मिला। इसे कहते हैं सुसाइड मिशन। आईएनएस राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह को बुलाया गया। उन्हें साफ बता दिया गया कि सर, नीचे गाजी खड़ी है, तुम्हें ऊपर जाना है और विक्रांत होने का नाटक करना है। उन्हें चारा बनना था। इमेजिन करो उस कैप्टन की हिम्मत। उन्हें पता था कि नीचे दुनिया की सबसे मॉडर्न सबमरीन है जो एक टॉर्पीडो में उनके चीथड़े उड़ा सकती है। फिर भी कैप्टन इंदर सिंह ने कहा, सर, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत दुश्मन को लेकर ही डूबेगा। तारीख 2 दिसंबर 1971। आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम पोर्ट से बाहर निकला। कैप्टन ने ऑर्डर दिया, इंजन्स एट फुल स्पीड, गो अहेड। उन्होंने इंजन के शोर को बढ़ा दिया, रेडियो सिग्नल्स फुल वॉल्यूम पर कर दिए। मकसद था इतना शोर मचाओ कि नीचे गाजी को लगे कि कोई विशालकाय जहाज यानी विक्रांत बाहर आ रहा है। नीचे गहरे पानी में गाजी विशाखापट्टनम के गेट पर घात लगाकर बैठी थी। गाजी के सोनार पर आवाज आई, धक धक धक। गाजी के कैप्टन जफर को लगा शिकार आ गया। गाजी ने तुरंत विशाखापट्टनम पोर्ट के रास्ते में अंडर वाटर माइंस बिछाना शुरू कर दिया ताकि जहाज बाहर निकलते ही उड़ जाए। रात के 11:40 हो रहे थे। आईएनएस राजपूत पोर्ट के बाहरी चैनल से गुजर रहा था। अचानक कैप्टन इंदर सिंह को लगा कि पानी के नीचे कुछ गड़बड़ है, एक हलचल। पायलट ने कहा, सर, सोनार पर कुछ है। कैप्टन इंदर सिंह ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो वॉर का टाइम था, रिस्क नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, फायर डेप्थ चार्जेस। डेप्थ चार्जेस पानी के ड्रम जैसे बॉम्ब्स होते हैं जो नीचे जाकर फटते हैं। आईएनएस राजपूत ने एक के बाद एक 2 डेप्थ चार्जेस पानी में गिराए और फुल स्पीड में वहां से आगे निकल गया। कुछ सेकंड की भयानक खामोशी और फिर बूम।
पानी के अंदर एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि विशाखापट्टनम शहर की खिड़कियां हिल गईं। समंदर का पानी कई फीट ऊपर उछल गया। नीचे क्या हुआ था? थ्योरीज कहती हैं कि आईएनएस राजपूत के फेंके बम के शॉकवेव से पीएनएस घाजी का बैलेंस बिगड़ गया। पीएनएस घाजी उस वक्त माइंस बिछा रही थी। बैलेंस बिगड़ने से वो या तो अपनी ही माइन से टकरा गई या फिर उसके अंदर रखा टॉर्पीडो फट गया। नतीजा, टोटल डिस्ट्रक्शन। पीएनएस घाजी का अगला हिस्सा, जहां सारे हथियार रखे थे, वो पूरी तरह उड़ गया। सेकंड्स के अंदर पाकिस्तान का वो घमंड, वो अजय घाजी, लोहे के एक मलबे में बदल गई। पीएनएस घाजी के अंदर मौजूद 93 लोग पल भर में खत्म हो गए। उसी वक्त घाजी की कैबिन में लगी घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए 12:15 पर रुक गई। अगली सुबह 3 दिसंबर, जब सूरज की पहली किरण समंदर पर पड़ी तो नजारा देखने लायक था। पानी के ऊपर तेल की एक मोटी काली परत तैर रही थी और उस तेल के बीच कुछ लाइफ जैकेट्स तैर रहे थे। मछुआरों ने जब उन्हें उठाया तो उन पर लिखा था यूएसएस डियाब्लो, घाजी का पुराना अमेरिकन नाम। नेवी हेडक्वार्टर्स में खबर पहुंच गई, द थ्रेट इज न्यूट्रलाइज्ड। रास्ता साफ था। जैसे ही घाजी के मरने की खबर मिली, अंडमान में छिपे असली आईएनएस विक्रांत को सिग्नल मिला, गो फॉर इट। आईएनएस विक्रांत पूरी शान से बे ऑफ बंगाल में दाखिल हुआ और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। विक्रांत के फाइटर जेट्स ने ईस्ट पाकिस्तान पर ऐसी बॉम्बिंग की कि पाकिस्तानी फोर्सेस की कमर टूट गई। उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सिर्फ 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के पास जाकर सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड मैप पर एक नया देश उभरा जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। दोस्तों, हम जब भी 1971 वॉर को याद करते हैं तो हम अक्सर सैम मैनिकशॉ और जमीन पर लड़ी गई जंग की बातें करते हैं। बेशक उनका रोल बहुत बड़ा था, लेकिन जरा सोचिए, अगर उस रात विशाखापट्टनम के गहरे पानी में वो एक दाव उल्टा पड़ जाता, अगर आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह वो रिस्क नहीं लेते, अगर घाजी कामयाब हो जाती, तो शायद आज हम जीत का जश्न नहीं मना रहे होते। ये जीत उन नेवी ऑफिसर्स की है जिन्होंने बंदूक से नहीं, अपनी इंटेलिजेंस से ये जंग जीती। ये जीत उन सेलर्स की है जो जानते थे कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, फिर भी पीछे नहीं हटे। आज भी विशाखापट्टनम के तट से कुछ मील दूर पानी के नीचे पीएनएस घाजी का मलबा पड़ा हुआ है। वो मलबा गवाह है उस रात का जब इंडियन नेवी ने एक इनविजिबल एनिमी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। अगर आपको हमारे इतिहास की ये अनसुनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे हीरोज को सलाम करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।